चलिए हम लोग आज बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद जो है 9th क्लास में भी बहुपद एक चैप्टर दिया है और 10th क्लास में भी बहुपद का चैप्टर है 2.1 से लेकर 4.56 तक जो है इसको दिया गया है यह। और बोर्ड परीक्षा आगे में है तो उसमें इससे 20 नंबर का प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लगा करके। लेकिन वास्तव में गणित का कोई भी विषय वस्तु कोई भी चैप्टर जो है वह किसी खास क्लास का नहीं होता है, बल्कि वह अन्य किसी भी क्लास के लिए वह हमारा एक बेसिक होता है। हम अब परीक्षा के निकट आकर के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वे आएंगे। प्लस जो है सो उसी के आधार पर इसके न्यूमेरिकल्स भी बनेगा। तो चलें हम लोग बहुपद में। बहुपद का मतलब होता है, यदि हम बहुपद की परिभाषा में आता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, बहुपद कहलाती है। कहा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो बहुपद कहलाती है। इसका मतलब हुआ बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है। बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे हम? चूंकि यह पद जो है यह पद दो तरह के हैं। एक को हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद। चर पद मतलब ऐसा पद जिसके आंकिक मान बदलते रहते हैं, उसको हम चर पद कहते हैं। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी अचर पद हैं। गिनती की जितनी भी संख्या है वे सभी क्या है, अचर पद हैं, अर्थात जिसके आंकिक मान नहीं बदलते हैं। लेकिन जितनी भी अन्य कई संभावनाओं पर आधारित प्रश्न होता है कि माना कि इस कक्षा में 10 छात्र हैं, नहीं तो 10 के जगह पर लिखना जब जानते नहीं हैं हम क्या कहते हैं कि माना कि कक्षा 10 में x छात्र हैं और y छात्राएं हैं, तो यह x और y ये सभी क्या हो गए, चर पद हो गए, क्योंकि उसके आंकिक मान बदलते रहते हैं। तो जिसके आंकिक मान बदलते रहते हैं उसको चर पद कहेंगे, जिसके आंकिक मान नहीं बदलते हैं उसे अचर पद कहेंगे। जैसे यह 2 है, 2 जो है वह अचर पद है और x यदि इसमें हम लगा दिए तो यह हो गया चर पद, और ये दोनों मिल करके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ये दोनों मिलेंगे तब क्या कहलाएंगे, कौन, चर पद और अचर पद के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इस परिभाषा में कहा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात धनात्मक पूर्णांक हो। इसका मतलब हुआ कि जैसे में हम कहेंगे कि 2x, 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, 2x प्लस 5, नहीं 3x5 माइनस 4x स्क्वायर, या हम यह भी कह सकते हैं कि √4x। इस प्रकार के जितने भी पद हैं वे सब के सब जो हैं बहुपद कहलाएंगे। इसलिए कि इन सबों के चर जो है वह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नहीं यहाँ पर भी जो है यह x का घात 1 है, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि इसका फोकस करना है x का घात क्या है। यदि x का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा है तो वे सब के सब बहुपद कहलाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लें कि 2√x या 1/x
नहीं, या 1 बटे, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2 पर घात -2। इस प्रकार के यदि कोई बीजीय व्यंजक हैं 2x पर घात -2, यदि ऐसे कोई बीजीय व्यंजक आएंगे तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। हम इसलिए बहुपद नहीं कहेंगे, 2√x का यदि दूसरे ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × x पर घात 1/2, और x पर घात 1/2 जो यह घात है, यह जो है सो वह धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यह बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से 1/x, इसको यदि दूसरे ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x पर घात -1। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे धनात्मक नहीं, यह क्या आया, ऋणात्मक संख्या आया। इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, और यह तो बहुपद है ही नहीं। स्पष्ट दिखाई देता है कि इसके घात जो हैं वे ऋणात्मक संख्या हैं। इस प्रकार से यह बहुपद, अब इन बहुपदों को अगर यदि हम क्लासिफाइड करें तो यह बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला पद के आधार पर, और दूसरा जो होगा वह घात के आधार पर। नहीं, बहुपद कितने तरह के होते हैं, इसका वर्गीकरण 2 तरीके से करेंगे, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कह सकते हैं, द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से जो है सो त्रिपदी बहुपद, अर्थात इस प्रकार से, यानी कि जिस बहुपद में एक पद हो, एक पद का मतलब जैसे 2x है, या 2x² है, या 2x³ है, या 9x4 है, तो ये सब के सब जो हैं सभी एक, चूंकि इसमें एक ही पद है, इसमें घात प्रमुख नहीं है, इसमें प्रमुख क्या है, पद। इसलिए ऐसे बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें 2x² में एक पद कोई 5 जुट गया, 3 जुट गया, या 2x² + 3x यह जुटा, तो इसमें जो है इसकी गिनती जो है यह एक पद में हुआ और यह दूसरा पद हुआ। इसलिए ऐसे बहुपद को हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। यदि पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से द्विपदी बहुपद के उदाहरण दें और 4 विकल्प देगा, तो 4 विकल्प में से इस प्रकार के जो विकल्प होंगे उसी में टिक मार देंगे कि यह द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद में 3 पद का कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, जैसे 3x² + 5x - 9, न इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों पद हुआ तो यह हो गया त्रिपदी बहुपद। ऐसे कई उदाहरण होंगे। लेकिन जैसे ही इसको हम घात में जाएंगे तो ये पद गौण हो जाएंगे, वहाँ पर इसके घात प्रमुख हो जाएंगे। और इस आधार पर यहाँ पर कि जिस बीजीय व्यंजक के चर x का घात 1 हो वह क्या कहलाता है, जिस बीजीय व्यंजक के चर x का घात क्या हो, 1 हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। नहीं, जैसे 2x है, या 2x + 5 है, या 3x - 9 है, ये सब के सब रैखिक बहुपद हैं। इसमें जो है सो इसके पद प्रमुख नहीं हैं, इसके चर x का घात प्रमुख है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहा गया। अर्थात एक घातीय बहुपद का ही दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। नहीं, इसी प्रकार से कि जिस बीजीय व्यंजक के चर x का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे।
द्विघाती बहुपद कैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 या 7x स्क्वायर माइनस 9। इसमें पद महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे पद देखेंगे तो यहाँ पर एक पद है। यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं और यहाँ पे 2 पद है, लेकिन ये सब के सब क्या हैं? द्विघाती हैं। क्यों? कि इसके चर x का घात अधिकतम कितना है? 2, इसलिए इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ऐसा बहुपद जिसके चर x का घात 3 हो, इधर लेके चले आवे। ठीक है, यहां तक समझ में बात आया? ठीक है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर x का घात क्या हो? 3 हो, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x क्यूब, 4x या 4y क्यूब, ऐसा भी। चूंकि चर का मतलब x, y, z, ABCD कुछ भी ऐसा नहीं। यह तो एक परिभाषा से x की बात आती है, लेकिन उसके जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p, q कुछ भी हो सकता है। तो यह जैसे 4y क्यूब या 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9 या 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7। इस प्रकार के जो बहुपद हैं ये सभी बहुपद त्रिघाती बहुपद हैं। इसलिए कि इसके जो चर है चाहे x या y, उसका अधिकतम घात कितना है? 3 है नहीं। इसलिए इसे हम इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो एक होता है चतुर्थ घाती बहुपद, जिसे गणित की भाषा में एक उसका दूसरा नाम दिया गया क्या? द्विघाती बहुपद। हाँ, अर्थात ऐसा बहुपद जिसके चर x का घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घाती बहुपद भी कह सकते हैं, या उसे दूसरी भाषा में हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे उसको? द्विघाती बहुपद। लेकिन हमारे 10th क्लास का में जो अभी बोर्ड के लिए है, उसके लिए घात के आधार पर बहुपद जो है, इस पर हम लोग व्याख्या ज़्यादा करेंगे, इसलिए इसको मिटा दें। जो बहुपद जिस घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है? हल करना, कि यही ना? इसे शून्यक का मतलब हल करना नहीं। अर्थात रैखिक बहुपद के चर x का घात 1 है, अतः रैखिक बहुपद के एकमात्र शून्यक होते हैं नहीं। शून्यक का मतलब हल। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b नहीं इक्वल टू 0। यानी जितने भी रैखिक बहुपद होंगे वे इसी स्वरूप में आएंगे नहीं, जहां a क्या है? x का गुणांक। a को क्या कहते हैं? x का गुणांक। तथा b को अचर पद कहा गया। b को क्या कहा गया? अब यहां पर गुणांक को समझ लेते हैं। जैसे इसको मिटा दें पहले। जैसे कि 3 गुना 2 इक्वल टू 6 नहीं, तो 2 को हम 3 बार पढ़ते हैं, यानी 2 का गुना 3 से करते हैं नहीं। तो 2 को जो 3 बार पढ़े तो जिसको पढ़ा गया उसको गुणज कहा गया। उसको क्या कहा गया? और जितना बार पढ़ा गया नहीं उसको क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। अर्थात गुणा के अंक को गुणांक कहते हैं। अर्थात जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुणांक कहेंगे, और जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसको गुणज कहते हैं। और दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तब यह क्या होता है? गुणनफल।
ठीक इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक में या जितने भी बहुपद हैं उसमें भी जो है सो ए और बी क्या था, अचल पद था, लेकिन यहाँ पर एक गुणांक है किसका, एक्स का, तो एक्स का गुणांक ए है न, इसीलिए यहाँ पर जो है इस ए के बारे में बताया जाता है कि ए एक्स का गुणांक है और बी को अचल पद है। और इस रैखिक बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, एकमात्र शून्यांक हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक, एक शून्यांक। और शून्यांक क्या, कैसे निकालेंगे शून्यांक, शून्यांक इक्वल टू, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 या ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, इसलिए एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस बी बटे ए, इसको कहा गया शून्यांक या इसके हल, किसके, रैखिक बहुपद के। यदि इसका हम गुणांक से तुलना करें रैखिक बहुपद के शून्यांक का, तो हम माइनस तो सूत्र से आया है, और b के बारे में क्या कहेंगे, b क्या था, अचर पद ना, तो अचर पद की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस अचर पद बटे a क्या था, x का गुणांक, यहाँ लिख देंगे हम x का गुणांक। और इसे ही बहुपद में शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को बताया गया है। उस पे जो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर तो वह आएगा जब अब आएंगे द्विघाती बहुपद में, वहाँ ना स्क्वायर, चूंकि यहाँ तो जो है देखिए कितना घात था, एक न था, स्क्वायर तो यहाँ ना आएगा ना, इसलिए फिर वहाँ जब जाएंगे तो फिर बदल जाएगा। मूल चीज़ था कि ऑब्जेक्टिव के लिए एक रैखिक बहुपद का प्रश्न ऑब्जेक्टिव से होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा क्या होगा, तो हमको याद रखना है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 न, जहाँ की ए क्या था तो एक्स का गुणांक, बी क्या था अचर पद, इसके कितने शून्यांक होते हैं, तो एक शून्यांक होते हैं, उसके शून्यांक क्या था तो माइनस बी बटे ए, इसका संबंध कहेगा गुणांक से क्या था तो माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। इसके बाद अगर यदि इससे थोड़ा सा और आगे चलें कि आखिर रैखिक बहुपद का यह हुआ बीज गणितीय रूप हुआ, यदि इसका ज्यामितीय निरूपण करें हम, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण में ग्राफ पर यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह मूल बिंदु है। नहीं कहेगा कि रैखिक बहुपद के कैसे कितने हल होते हैं, एक हल न होते हैं, कैसे, तो ग्राफीय निरूपण में जब हम किसी समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे हम, तो वह ग्राफ, वह रेखा इस एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है उतने ही उसके हल होते हैं। अंकुश तुम ठीक से रहो अंकुश, कोई भी ग्राफीय निरूपण में वह रेखा एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटती है उतने ही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो रैखिक बहुपद का जब ग्राफ खींचेंगे तो वह इस प्रकार का जो है एक सीधी रेखा में होती है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण समानांतर होता है, रैखिक होता है, वक्र होता है, नहीं परवलयीय होता है, तो हम क्या कहेंगे, कैसा होता है, सरल रेखा में होता है नहीं। और यह सरल रेखा में एक्स अक्ष के एक बिंदु यहाँ पे काटा नहीं, यहाँ जो काटा यही इसके हल होंगे। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि दाईं तरफ जाते हैं 1 2 3 4 धनात्मक, ऊपर भी 1 2 3 4 धनात्मक बिंदु, यहाँ माइनस ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक। अब यह m बिंदु मान लीजिए कि 2 पर है, इसका मतलब होगा कि x का मान 2, ठीक है। यानी कि याद रखना है कि रैखिक बहुपद के ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा में होता है और वह x अक्ष को किस बिंदु, जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय मतलब इस दुनिया लाल हो तो ये
हाँ हेलो, हाँ के हो? और यहाँ चुपचाप। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण या ज्यामितीय निर्देशांक दे दीजिए यहाँ पर। इसका निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा प्रभा जी? ज्यामितीय निर्देशांक क्या होगा? -b/a0। क्या होगा? नहीं, -b/a0 यानी x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ y का मान 0 और x का मान यह होगा। ठीक है यह। अब हम लोग आते हैं द्विघाती बहुपद में। मिटा दें इसको। द्विघाती बहुपद में द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0, जहाँ ax² का गुणांक, bx का गुणांक तथा c अचल पद। क्या ठीक है? हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि रैखिक बहुपद, जो बहुपद जिस घात का है उसके उतने ही हल होते हैं। रैखिक बहुपद के घात 1 थे चर का, इसलिए इसका 1 हल था। द्विघाती बहुपद के 2 घात होते हैं, अतः इसके 2 हल होते हैं। अर्थात द्विघाती बहुपद के 2 हल होते हैं या 2 शून्यांक होते हैं, जिसे हम अल्फा एवं बीटा, जिसे अल्फा एवं बीटा कहते हैं। नहीं, यह एक लैटिन शब्द है अल्फा और बीटा। और इसके जब 2 हल होते हैं तो इसके भी शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को हम देखेंगे कि इसके शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है अंकुश? बोलिए। -b/a। नहीं, और यदि इसके हम गुणांक से तुलना करें, इसका गुणांक क्या होगा? तो माइनस तो सूत्र से है, क्योंकि देखोगे एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ से प्रश्न होंगे। गुणांक में इस शून्यांक को गुणांक से तुलना करें तो माइनस आया, माइनस है। b क्या था? तो b देखिए क्या था? x का गुणांक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x का गुणांक बटे a है यहाँ पे। a क्या है? तो नीचे में लिख देंगे हम x² का गुणांक। क्या ठीक है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से इसके शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। अंकुश तुम ज्यादा ध्यान दीजिए दो। और c देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा था? तो इसके गुणांक से तुलना करेंगे। यहाँ पर हम समझने के लिए गुणांक लिख देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है गुणांक में। तो c के जगह पे क्या लिख देंगे? अचर पद। अब बटे a के जगह पर क्या लिख देंगे? x² का गुणांक। चूंकि प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित से एक बहुपद ज्ञात करें, फिर उसके शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करें। तो इसी प्रकार से हम शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, लेकिन यह तो हो गया बीजगणितीय रूप हो गया इसका।
लेकिन फिर इसका भी यदि हम ज्यामितीय निरूपण करें, मिटा दें, इसका यदि ज्यामितीय निरूपण हम करेंगे तो चूंकि हमने कहा था कि इसका ग्राफीय निरूपण में वह समीकरण इस x अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उसके उतने ही हल होते हैं। अगर यदि इसका निरूपण करेंगे तो यह इस प्रकार का आएगा, या इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो वह इस प्रकार का होगा न। अर्थात ऐसी आकृति क्या कहलाती है? ऐसी आकृति क्या कहलाती है? परवलयीय। क्या कहलाती है? परवलयीय आकृति। जैसे कि रैखिक बहुपद में हमने कहा था कि वह एक सरल रेखा में होता है न, उसी प्रकार से द्विघाती समीकरण का ग्राफीय निरूपण परवलयीय आकृति की होती है। कैसा होता है? जो कि इस x अक्ष को दो बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में और 2.1 के प्रश्न में यह चीज स्पष्ट हो जाता है। यह इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, जिसको कि हम अल्फा, बीटा एवं गामा कहते हैं न। वहां से न्यूमेरिकल से नहीं होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होगा त्रिघाती बहुपद से। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न होगा कि त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा, बीटा एवं गामा कहते हैं न। और इसके ऑब्जेक्टिव में इसका मूल चीज को पूछता है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या तुम्हारे सिलेबस में नहीं इसको इंक्लूड किया है, सिर्फ कहा है, कॉन्सेप्ट में समझाया है कि इसके शून्यांकों का योगफल जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? -b/a। क्या होगा? -b/a। चूंकि इसका व्यापक रूप क्या है यहां पे लिख देते हैं। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, जहाँ ax³ का गुणांक, bx² का गुणांक, c x का गुणांक तथा डी जो है वह क्या था? अचर पद। नहीं, चूंकि एक चरण जो है यह आगे बढ़ गया, डी अचर पद। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो है इसके शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इक्वल टू, यदि इसका हम गुणांक से तुलना करेंगे तो क्या होगा? b माइनस आया सूत्र से, x² का गुणांक अब बटे a, x³ का गुणांक। ठीक इसी प्रकार से इसके शून्यांकों का योगफल हुआ, साथ ही देगा कि इसके शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा? c/a नहीं। और इसका यदि शून्यांक का गुणांक से तुलना करेंगे तो c क्या था? x का गुणांक लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू x का गुणांक बटे a क्या था? x³ का गुणांक।
इसके अलावा एक और इसमें एक चरण आगे बढ़ जाता है, इसके दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग, इसके दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा नहीं इक्वल टू डी बाई ए। क्या होगा? डी बाई ए। और डी बाई ए इसका गुणांक में चलेंगे तो डी क्या था, तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद बटे ए एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से यह जो बहुपद है, इसी बहुपद को हम विस्तार देते जाएंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज में घुसेंगे। बेसिक चीज़ यही है, इसके अलावा भी कई बेसिक चीज़ हैं जिसको कि हम अगली कक्षा में इसको लाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा उपयोगी होगा। और यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव का भी, यही आधारशिला रहेगी। अगले वीडियो में हम उसको लाएंगे। आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है छात्र के तक यह उपलब्ध हो सके, इसलिए उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर वीडियो हम छात्रों के बीच में दे सकें। थैंक यू।